नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून नगर निगम में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और नगर निगम को भी होली मिलन कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए वचन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको उत्तराखंड को हर दृष्टि से इन 10 सालों में नंबर 1 उत्तराखंड बनाना है। 14 मार्च को होली और जुम्मा एक साथ पड़ रहा है। रंग में किसी तरह का भंग न पड़े, इसके लिए हरिद्वार प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। दरअसल होली के दिन जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्वक ढंग से हो, इसके लिए ज्वालापुर में पुलिस प्रशासन की ओर से दोनों समुदायों के साथ चर्चा कर खास व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत एक ओर जहां मुस्लिम समुदाय ने दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ने पर सहमति बनाई, तो वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से रंग खेलने का आश्वासन दिया है। समुदायों के गणमान्य व्यक्तियों के संग बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा स्वतः ही निर्णय लिया गया है कि 2:30 बजे के बाद ये 2:30 बजे इनकी नमाज जो है पढ़ी जाएगी। और हिंदू पक्ष द्वारा भी उसमें पूर्ण रूप से कहा गया कि होली के दिन रंग खेलने में पूरी शालीनता बरतेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त रहे होगा और इसके लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध भी किए गए हैं। 2 दिन पूर्व ही जो है बाज़ारों में भी पुलिस के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, आवाजाही बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान है उसको भी लागू किया जाएगा कि जो बाज़ार में ई रिक्शा वगैरह की भीड़ रहती है उनको भी रेगुलेट कराने की व्यवस्था की गई है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में लगने वाले कुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। कुंभ का भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। देखिए, क्या है कि लोगों में भ्रांति हो रही है कुंभ, अर्ध कुंभ, इस प्रकार की भाषाओं से। तो हमारा मानना है कि कुंभ और महाकुंभ 2 ही विषय सामने रहने चाहिए। महाकुंभ चूंकि जैसे भी प्रयाग में हुआ है और उसके अलावा जहां भी होंगे कुंभ के रूप में लोग उसको समझने लगे हैं, तो इसको कुंभ का ही रूप, कुंभ का ही नाम देगा। और वैसे भी कुछ संतों से मेरी बातचीत भी हुई है। महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और साथ ही पुतला भी फूंका। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दोनों ही पार्टियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से हिंसा न करने का अनुरोध भी किया है। महेंद्र भट्ट के बयान से पहले ही काफी खलबली मची हुई है। उनने जो बयान दिया सड़क छाप का, मैंने पहले ही बयान दिया था कि वो बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं और समाज के सचेतक लोग हैं। उनके लिए इस तरीके की शब्दावली सहज नहीं होगी। और लेकिन आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांतवादियों में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और कांग्रेस भी इसमें प्रतिभाग करेगी, पुतले जलाएं, जनता के बीच में जाके आप मीटिंगें करें, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। ये देवभूमि में है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और एक गलत रास्ते में उत्तराखंड को ले जाने की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। मेरी पुनः आप सबसे अपील है। मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के अराजक तत्व जो शांत प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं और जो प्रदेश की जो जिस तरह से एक हमारा प्रदेश जो शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता है उसको अशांत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं।
और ऐसे कृत्यों की हम निंदा करते हैं। तो एक खटीमा में अवैध रूप से संचालित 9 मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने नेतृत्व में राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और भारी पुलिस बल ने छापेमार कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील कर दिया। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि अवैध रूप से संचालित 9 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्रांतर्गत जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जाते हैं उनके खिलाफ आज सील करने की कार्रवाई की गई। इसमें हमने टीम बनाकर जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग सम्मिलित थे। सारे मदरसों को, जिसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक भगचूरी में, एक चारूबेटा में और एक कंचनपुरी में और एक लोहिया हेड में, इन कुल 9 अवैध मदरसों को हमने सील करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इनमें जो अध्ययनरत बच्चे थे जो तामील पा रहे थे उनको सूची बना ली गई है। उनकी जो ऐसे बच्चे जो किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं उनकी सूची बनाकर हमने खंड शिक्षा अधिकारी को दे दिया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इनकी जल्द से जल्द नज़दीकी मान्यता प्राप्त राजकीय विद्यालयों में इनका दाखिला किया जाए। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की ओर से नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास के साथ ही अन्य संस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग किया जा रहा है, जिनकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्र ने कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए ये पहल की गई है, जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीसीटीवी के जरिए सीधे मुख्यालय को मिल रही है। तो वहीं सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो रहा है। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं, सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं और जो भी और हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और आईटी सेल है उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अब अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है। तो वहीं डीएम 7 बंसल की पहल पर साधुराम इंटर कॉलेज आधुनिक इनोसेंटिव केयर सेंटर में भिक्षावृत्ति वाले बच्चों को रखा जा रहा है। इस आधुनिक इनोसेंटिव केयर शेल्टर में बच्चे खेल खेल में अक्षर ज्ञान सीख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब बच्चे अन्य बच्चों की तरह खेल गतिविधि और चित्रकला के साथ ही पठन पाठन में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट का आ रहा है और न सिर्फ बच्चे और उनकी फैमिलीज बल्कि जो हमारे बाल विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग के अधिकारी और एनजीओ इन्वॉल्व हैं, उनकी भी इसमें जो एंडेवर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कुछ और रिसोर्स पर्सन्स और टीचर्स और बच्चों को ड्रेसेस और उनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए और संसाधन के लिए रिक्वेस्ट रखी थी, तो वो इमीडिएटली अप्रूव कर दी गई है और धीरे धीरे आप सब भी देखेंगे कि वो सेंटर इवॉल्व होता जा रहा है। कोई भी हमारे मुख्य दिवस होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, या हमारे कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के डेज होते हैं, तो बच्चों को उसमें विधिवत शामिल किया जाता है उसी सेंटर में रहकर, जिससे उनका जो रुझान है वो उस ईविल से हटे। एकदम उसको फॉर्मल एजुकेशन में लिंक करना हमारा मेन उद्देश्य है, लेकिन उससे पहले जो उनका बिहेवियरल माइंडसेट है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो इसी तरह से किया जा सकता है कि उनको कैसे अपनी दिनचर्या का पालन करना है, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या हैं,
हम किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, कैसे खाना खाया जाता है, न्यूट्रिशनल फूड कैसे हमको चूज करना है। तो इस तरह की बास्केट ऑफ एक्टिविटीज हैं। और धीरे धीरे फिर जिन बच्चों को अब समय हो जाएगा 2-3 महीने का, तो उनको अब अगले वित्तीय वर्ष में फॉर्मल स्कूल से लिंक भी कर देहरादून में तमंचे की नोक पर 3 बदमाशों ने एक जनसेवा केंद्र पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश तकरीबन 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। तो वहीं लूट के दौरान जनसेवा केंद्र पर मौजूद अरुण पाल से बदमाशों ने मारपीट भी की और इस पर जानकारी देते हुए अरुण पाल ने भाई मनजीत पाल ने कहा कि उसके भाई से 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूटकर बदमाश फरार हो गए। जब उसके भाई ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने उसे घायल कर दिया। देखिए, ये सूचना हमारे पास लगभग 5 बजे के आसपास आई थी। एक जन सेवा केंद्र है वाणी विहार में, वहां से सूचना आई कि 3 अज्ञात लोग आए थे और उन्होंने तमंचे की नोक पर जन सेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए कैश लूट कर भागे हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे मिली थी और तभी से जो सीसीटीवी फुटेज है और बाकी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार इसमें टीमों का गठन भी कर दिया गया है और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में धामी सरकार की ओर से लगातार विकास किया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया गया, जिसका मकसद हर तबके तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। इन दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और उनके बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना हो या सरकारी योजनाओं के माध्यम से हर नागरिक को लाभ पहुंचाना, उत्तराखंड में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं 2014 से पहले बीमार थी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से विकास तेजी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया है और अपनी नीतियों को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाया है। इनमें आयुष्मान भारत योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रमुख हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को निशुल्क इलाज और स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के लाखों लाभार्थियों को देश भर के 26,000 से अधिक अस्पतालों में निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। हमारे को आयुष्मान कार्ड से जो है तो सर एडमिट होना, डिस्ट्रिक्ट चंपावत में एडमिट हुए थे। आयुष्मान कार्ड से हमें पूरा इलाज फ्री हुआ और चाची की जो हाथ पाँव में दिक्कत थी उसका पूरा इलाज जो है तो फ्री में हुआ और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी मदर को आयुष्मान कार्ड के थ्रू एडमिट करवाया है, जिसमें निःशुल्क इलाज की पूरी सेवा है। ये कार्ड अप्लाई होने के बाद जितनी भी मेडिसिन हैं, जो भी सर्विस है वो फ्री में, मतलब निःशुल्क सेवा है। इसके बाद अब तक लगभग 2.5 लाख मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया है। ये योजना न केवल त्वरित इलाज की सुविधा देती है, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। डिजिटल युग में उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करके स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त किया है। अब नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। अब तक लगभग 69 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाई जा चुकी है।
आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य योजना है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पहल ये की है कि जब से ये लागू हुआ था उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चले हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास बेसिक राशन कार्ड हो वो एलिजिबल हो जाएगा। सरकार ने एनजीओ जैसी संस्थानों के साथ मिलकर एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अपने नजदीक मिल रही हैं, बल्कि उन्हें बड़े शहरों तक जाने की परेशानी से भी छुटकारा मिला है। मैं यहाँ पे डायलिसिस करा रहा हूँ 2 साल से, और यहाँ पे सर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं हमारे लिए, खासकर क्योंकि हम देहरादून में इतना वो नहीं कर पाते, खर्चा इतना सहन वो नहीं कर पाते। तो सर जब से यहाँ पे खुला हमारे लिए काफ़ी सुविधा हो रही है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, शोध को बढ़ावा देने और नए उपचार विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर रही है। उदाहरण के तौर पर पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल स्थानीय छात्रों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। वर्तमान में उत्तराखंड में 276 सक्रिय अस्पताल हैं, जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के मिलाकर हैं। सरकार ने सरकारी अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर अब लगभग हर सरकारी अस्पताल में सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों का समय और खर्च दोनों बच रहा है। पहले यहाँ हॉस्पिटल होने के बाद भी लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो आज की डेट में चंपावत जिला अस्पताल में लोगों को मिल रही हैं, तथा हर चीज़ की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। उत्तराखंड सरकार के इन अभिनव प्रयासों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक नई क्रांति आ रही है। सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल तकनीक का कुशल उपयोग और दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में उठाए गए कदम राज्य के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये कदम न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी उत्तराखंड के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो वहीं प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसी के तहत छात्रों को छात्रावास की सुविधा दी जा रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत ने देश को गौरवान्वित किया है, अब हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य लगातार प्रगति कर रहा है, जहां शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं शिक्षा को आधुनिक बनाने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही हैं। ये प्रयास समाज के कमजोर वर्गों, बालिकाओं और वंचित बच्चों को सशक्त बना रहे हैं और उनका उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास इसका एक उदाहरण है, जो वंचित बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये छात्रावास उन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाया गया है जो शिक्षा से वंचित रह गए थे या जिनके पास माता पिता का सहारा नहीं है। यहाँ बच्चों को निशुल्क शिक्षा, भोजन, वर्दी और किताबों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुझे आज तक हॉस्टल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई है।
ना खाने में ना कपड़ों में, हर चीज़ की मुझे फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ये हमारा संकल्प है ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह गए सपनों को नया जीवन मिल रहा है। राज्य में 19 छात्रावास चल रहे हैं जो 1000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। केंद्र सरकार की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जो 11 से 18 साल की बालिकाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। राज्य में 39 ऐसे विद्यालय हैं जहां बालिकाओं को शिक्षा के साथ हॉस्टल, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें संगीत और खेलों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये कदम बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। कंप्यूटर से लेकर स्पोर्ट्स टीचर से लेकर किसी टीचर्स की यहाँ कमी नहीं है। एकदम इतने अच्छे तरीके से हमें यहाँ पढ़ाते हैं, हमें शिक्षित करते हैं। हम पढ़ने के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के गेम, जो हमारा एनपीपी डांस होता है, डांस में करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, विज्ञान ड्रामा, विज्ञान एक्टिविटीज़। उत्तराखंड में पीएम श्री विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ अपने कौशल को भी बढ़ा सकें। इस प्रकार कुल 531 ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्रों के कौशल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है और 272 विद्यालयों में इन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्मार्ट क्लास के जरिए हर विषय को अच्छे से समझाया जा रहा है। हमें स्मार्ट टीवी वगैरह और प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमें उसे पढ़ने में समझ में भी आता है और हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। राज्य में कुल 225 पीएम श्री विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ये पहल खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे स्कूल में कई लैब्स हैं, जैसे हमको हमारे स्कूल में आईटी, वोकेशनल एजुकेशन और हमको मल्टी स्किलिंग और हमको कला की भी हमको एजुकेशन दी जाती है। राज्य में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव प्रदान कर रहे हैं। इन विद्यालयों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि छात्र न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके। सरकार की इन योजनाओं और विद्यालयों के कारण हजारों बच्चों का भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का सरकार का प्रयास वाकई सराहनीय है। उत्तराखंड सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि सही नीतियां और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव हैं। ये सुधार न केवल छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।